Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 5th and 6th of February 2025 and इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड ये वीडियो हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं एंड ये सभी इवेंट हम एकदम डिटेल में जानेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। So first question is, which institution has recently launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components? तो recently किस institution ने launch किया है इंडिया की largest metal 3D printing machine को किस लिए? For rocket components के लिए। Okay, so our options are A. IIT Madras, B. IIT Delhi, C. IIT Kanpur या फिर D. IIT Hyderabad. So our correct answer is D, which is IIT Hyderabad. IIT हैदराबाद ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये इंडिया की लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को किस लिए क्या चीज़ बनाने के लिए? फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन है फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। तो रिसेंटली अभी DRDO एंड IIT हैदराबाद ने मिलके इसको अनवील किया है इंडिया की लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। इसका जो मेन पर्पस है वो है इज टू क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल डिजाइंस। ओके, तो इससे डिजिटल डिजाइंस बनाए जाएंगे, उसकी वजह से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाएगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, फिक्चर्स एंड अदर पार्ट्स दैट प्रोड्यूस पार्ट्स फास्टर। ओके, तो इसकी वजह से जो भी रॉकेट के कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने में ये हेल्प करेगा इजीली। ओके, एंड इट वाज डेवलप्ड एट DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT हैदराबाद। तो इस लोकेशन पर इसको बनाया गया है ये 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। ओके, एंड ये जो मशीन है इसके अंडर पाउडर को यूज़ किया जाएगा जो कि बेस्ड होगा डायरेक्ट एनर्जी डिपॉजिट टेक्नोलॉजी पर फॉर एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके, जिसकी वजह से ये रॉकेट कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं एंड ये इतने वॉल्यूम पे बनाई गई है जिसको ये वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटर्स बना देता है। ओके, एंड ये जो सिस्टम है इसके अंदर फीचर किया जाएगा ड्यूअल हेड्स फॉर थर्मल बैलेंसिंग एंड स्पीड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये DRDO एंड IIT हैदराबाद ने ये मिलकर बनाया है इंडिया की लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, मेनली जो प्रोडक्शन टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है एंड डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा सकता है कोई भी रॉकेट कंपोनेंट्स। ओके, now next question is Kolleru Lake which was seen in news is located in which state? तो recently Kolleru Lake को देखा गया है न्यूज़ में, वो आगे हम जानेंगे किस वजह से देखा गया है। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो आवर ऑप्शंस आर A. आंध्र प्रदेश, B. उड़ीसा, C. केरला या फिर D. तमिलनाडु। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ A. आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश स्टेट है यहीं पे। तो ये साइड में ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू लेक पाई जाती है। ओके, आगे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में क्यों रही है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिस्ट्रेन कर दिया है, मतलब रोक दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को फ्रॉम प्रोसीडिंग विद 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कोलेरू वेटलैंड्स। तो यहाँ पे 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसको अभी रोक दिया है। इसी वजह से ये जो कोलेरू लेक है ये न्यूज़ में आ जाती है हमारी। ओके, एंड कोलेरू लेक इज लार्ज शैलो फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में एक शैलो फ्रेश वाटर लेक है एंड ये लाई करती है बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास नियर एलूरू सिटी इन आंध्र प्रदेश। ओके, एंड इट इज एशियाज लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक एंड ये कवर करती है 308 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट एक्ट्स एज अ फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया द उपुटेरू रिवर। ओके, तो ये बह जाती है बे ऑफ बंगाल में किसके ज़रिए? वाया उपुटेरू रिवर के ज़रिए। ओके, एंड ये बैलेंस करती है अगर कोई भी फ्लड वाली सिचुएशन होती है तो उसको रिजर्वायर इसको बैलेंस करता है सिचुएशन को। एंड ये जो कोलेरू लेक है इसके अंडर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 में एंड ये एक रामसर साइट भी है जिसको डिक्लेयर किया गया था 2002 में। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एंड कोलेरू के नेम से एक बर्ड सेंचुरी भी है आंध्र प्रदेश में, जिसको स्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1999 में, ओके, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी है, एंड इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था इन द ईयर 2002 में। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड इट इज़ an important bird area on Central Asian flyway, hosting species like Siberian cranes, pelicans and printed storks। तो यहाँ पे ये species भी पाई जाती हैं, ओके, तो इस वजह से ये important bird area भी हो जाता है on the Central Asian flyway में। ओके, so just remember all these points। Now next question is the extra long staple which is abbreviated as ELS cotton is mainly grown in which countries। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये extra long staple cotton है, मतलब ये और साइज में बड़े होते हैं थोड़े से, तो ये मेनली किस कंट्रीज में ग्रो होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ओके, तो ये 4 कंट्रीज में ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को देखा जाता है। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन मेनली ग्रो होते हैं इन 4 एरियाज में। ओके, इनके नेम्स आप याद रखिएगा, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ओके, तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा है अभी क्योंकि हमारी जो निर्मला सीतारमण है, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है एक 5 ईयर मिशन, ताकि बूस्ट कर सकें उसके अंडर कॉटन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट कर सकें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा साइज में बढ़ा सकें। ओके, and here ELS cotton, known as the gold standard in textiles, comes from the Gossypium barbadense species। तो ये इस स्पीशीज़ के थ्रू आती हैं ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ओके, इसका नेम आप याद रखिएगा, गॉसिपियम बार्बाडेंस स्पीशीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इजिप्टियन और पाइमा कॉटन। तो इसको आप अदर नेम से भी जान सकते हैं, इससे रिलेटेड आपसे कोई भी नेम से ये क्वेश्चन देके पूछ लिया जाएगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन विच इज़ ऑल्सो नोन एज इजिप्टियन और पाइमा कॉटन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड इन टेक्सटाइल्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड इसके अंडर फाइबर होता है जिसकी लेंथ होती है 30 मिलीमीटर एंड अबव, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर। ओके, एंड इसका जो ओरिजिन हुआ है वो भी याद रखिए आप, साउथ अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ है, एंड इज मेनली ग्रोन इन चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ओके, तो मेन ओरिजिन जो है वो है साउथ अमेरिका, एंड मेनली ये ग्रो होते हैं इन 4 कंट्रीज में, एंड इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इंडिया में ये मेनली ग्रो होते हैं महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसीलिए हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस निर्मला सीतारमण, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है ये 5 ईयर मिशन टू बूस्ट कॉटन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, who has been recently posthumously honored with the Sahitya Academy Award 2024 in डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। तो रिसेंटली किसने पोस्टथमसली, मतलब कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर उन्हें अवार्ड दिया जाता है उस शख्स को, तो उसे पोस्टथमसली अवार्ड बोलते हैं। जिन्हें अभी अवार्ड दिया गया है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 किस लैंग्वेज में, इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। ओके, तो आर ऑप्शंस आर ए माधव कौशिक, बी चमन अरोड़ा, सी गुलजार सिंह संधू, डी नमिता गोखले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी चमन अरोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चमन अरोड़ा जी हैं जिनको अभी पोस्टथमसली ऑनर्ड किया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 इन द डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। आगे हम इनसे रिलेटेड और डीप में जान लेते हैं। तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो होगा चमन अरोड़ा। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने पोस्टथमसली ऑनर्ड किया है चमन अरोड़ा जी को विद साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी, एंड इन्होंने रिसीव किया है अवार्ड फॉर हिज बुक एक होर अश्वत्थामा। ओके, तो इस बुक के लिए इनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है ऑफ द ईयर 2024। ये बुक के नेम भी आप याद रखिएगा, एक होर अश्वत्थामा। ओके, एंड ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, एंड इसी मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया था दैट सिलेक्शन बेस्ड ऑन यूनानिमस ज्यूरी रिकमेंडेशन। ओके, एंड ये जो साहित्य अकादमी के
जो प्रेसिडेंट है वो है माधव कौशिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज माधव कौशिक। इन्होंने ही इस डिसीजन के लिए अप्रूवल दिया था कि इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। एंड दिस अवार्ड्स अ कास्केट विद एन एंग्रेव्ड कॉपर प्लाक एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। तो ये कॉपर प्लाक से बना हुआ है ये प्राइज, एंड इसके अंडर जो अमाउंट दिया जाता है विनर को वो 1 लाख दिया जाता है। ओके, एंड ये जो अमाउंट है ये जो अवार्ड है ये रिसीव करेगी अरोराज फैमिली। इनकी जो फैमिली है उन्हें अवार्ड दिया जाएगा एंड एट अ स्पेशल इवेंट ऑन March 8 इन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये जो स्पेशल इवेंट है इसका नेम रहने वाला है द साहित्य अकादमी अवार्ड सेरेमनी फॉर द ईयर 2024 एंड ये इस दिन रखी जाएगी ऑन March 8, 2025। कहाँ पर? इन न्यू दिल्ली में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gambusia aphens which was seen in news belongs to which species? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ऑप्शंस आर A mosquito fish, B spider, C frog या फिर D bee। ओके, तो करेक्ट आंसर इज A विच इज मस्कीटो फिश। तो ये जो Gambusia aphens है ये एक मस्कीटो फिश है। आगे हम इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिश है ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि रिसेंटली अभी ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इसने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से टू एक्सप्लेन इट्स यूज ऑफ Gambusia aphens एंड Poecilia reticulata। ओके, ये जो दोनों ही फिशेस हैं ये यूज़ की जा रही हैं कुछ कुछ स्टेट्स में इंडिया के, ये यूज़ की जाती है टू कंट्रोल दी मस्कीटो। ओके, तो इसीलिए ये ज़्यादा पैमाने पर फैलती जा रही हैं। इसी वजह से ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने इसका रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये जो Gambusia aphens है ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न USA में, ओके, यूनाइटेड स्टेट में, एंड हैज़ बीन यूज्ड ग्लोबली फॉर ओवर अ सेंचुरी। तो ये ओवर अ सेंचुरी से यूज़ की जा रही है ग्लोबली एंड IUCN लिस्ट में इसको देखा गया है कि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है, 100 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ में आती है ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ओके, तो ये वाई डिड द NGT सीक अ रिस्पॉन्स? तो NGT ने इसका रिस्पॉन्स क्यों मांगा है? क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ओके, एंड ये जो फिशेस है ये हार्म कर सकती हैं लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम को एंड ये रिड्यूस कर सकती हैं द फूड सोर्सेस ऑफ इंडिजिनस फिश स्पीशीज़। ओके, जो एक्चुअल में फिश स्पीशीज़ हैं जो हमारे नेचुरली एक्वेटिक सिस्टम में रहती हैं उनको ये हार्म पहुंचा सकती हैं, उनका ये फूड सोर्स ख़त्म कर सकती हैं। ओके, एंड कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैज़ बैन द यूज़ ऑफ मस्कीटो फिशेस। ओके, तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों ने तो इसका बैन लगा दिया है कि ये यूज़ नहीं की जाएंगी टू कंट्रोल दी मस्कीटो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द 100 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ओके, ये क्योंकि हार्म पहुंचा सकती है हमारे इकोसिस्टम को, इसीलिए ये NGT ने इसके बारे में ये पूछा है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका पूरा प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करिए यूज़ ऑफ Gambusia aphens एंड Poecilia reticulata। Okay, and these fish have been released in multiple Indian state for mosquito control, raising ecological concerns। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई स्टेट्स में देखा जा रहा है इनको छोड़ा जा चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं और भी स्टेट्स हैं जिसके अंडर इसका यूज़ किया जा रहा है टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटोज। ओके, तो इसीलिए ये जो है ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ये जो दोनों ही फिशेज हैं ये इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is which organization is the nodal agency for International Big Cat Alliance which is abbreviated as IBCA in India? Okay, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नोडल एजेंसी है हमारी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इंडिया में? सो ऑप्शंस आर A नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, B वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, C नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या फिर D नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज National Tiger Conservation Authority which is abbreviated as NTCA। so option is C which is correct। okay, आगे हम देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा which is C National Tiger Conservation Authority। तो रिसेंटली अभी एक एग्रीमेंट किया गया है ऑन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज़ ऑफिशियली कम इनटू फोर्स। तो रिसेंटली ये इफेक्टिव में आ चुका है एंड इंडिया established IBCA through the National Tiger Conservation Authority अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो रिसेंटली इंडिया इस्टेब्लिश कर रही है IBCA को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया, विद द हेल्प ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, एंड रिसेंटली ये जो IBCA है इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन April 9, 2023, जो कि मार्क करता है 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, ड्यूरिंग एन इवेंट कमेमोरेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज। इसके अंडर कंजर्व किया जाएगा 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एम रहेगा ये कंजर्व करेगा 7 बिग कैट स्पीशीज। दीज आर टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ओके, तो ये सारे 7 बिग कैट स्पीशीज हैं जो कि हमारे इंडिया में इसको कंजर्व किया जाएगा। एंड ये जो है ये IBCA को लॉन्च किया गया है इंडिया में ऑन April 9, 2023 में ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, एंड इसकी जो मेंबर्स कंट्री हैं IBCA की, दीज आर निकारागुआ, स्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। ओके, तो ये सारी मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ IBCA की। एंड ये जो अलायंस है इसका एम रहेगा टू कोलैबोरेट, शेयर एक्सपर्टीज एंड सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंजर्व बिग कैट ग्लोबली। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने सेटअप किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ओके, द IBCA वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन April 9, 2023 ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसी दिन ये IBCA को सेटअप किया गया है हमारे इंडिया में। ओके, एंड यहाँ पे एक कैबिनेट मीटिंग की गई थी ऑन February 29 लास्ट ईयर यानी कि 2024 में। तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBCA, ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को विद द हेडक्वार्टर्स बेस्ड इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स बेस्ड रहेंगे इंडिया में विद अ वन टाइम बजटरी सपोर्ट। इसके अंडर वन टाइम बजटरी सपोर्ट किया जाएगा कितने रुपीस का, ऑफ रुपीज 150 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये टोटल 5 ईयर्स के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम 2023 टू 2024 टू 2027 टू 2028 तक इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिग कैट अलायंस को। एंड जैसे कि हमने देखा बिग कैट अलायंस के अंडर टोटल 5 स्पीशीज आती हैं बिग कैट्स की, बट उनमें से टोटल 5 जो स्पीशीज हैं वो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। दीज आर रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता आर फाउंड इन इंडिया। ये भी चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। एंड इसके IBCA के जो मेंबर्स हैं, तो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी IBCA की, दीज आर निकारागुआ, स्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। This line is very important from exam perspective. Okay, so just remember these countries' name, and these countries have signed the framework agreement to formally become members of IBCA. इन्होंने फ्रेमवर्क साइन किया है, टोटल एग्रीमेंट पूरी तरीके से एग्रीमेंट बाकायदा साइन किया गया है इन टोटल 5 कंट्रीज के द्वारा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.